तो हम लोग शुरू जो किए थे इतिहास में, हम लोग शुरू किए थे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं। और जब हम स्टोन एज की बात करते हैं ना, तो वहां पे जो उपकरण है सारे स्टोन्स के हैं, पत्थर के हैं। और पत्थरों के उपकरणों के भी प्रकार हैं। और जो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होता है, जहां से सवाल उठाते हैं, जो स्थल है खास करके, एक तो वो स्थल कहाँ से मिला है। जैसे पूरा पाषाण काल में हमने बताया था, शायद आपने देखा होगा वीडियो। अगर नहीं भी देखा होगा तो एक बार मैं रिवीजन आपको करा दूं कि पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि एक महत्वपूर्ण स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित है, सोहन घाटी। जो बेसिकली सोहन घाटी जो है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सोहन। उसी के बगल में जिस घाटी का विकास हुआ उसी को सोहन घाटी कहते हैं। और पूरा पाषाण काल का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अब है कि यहाँ से मिला क्या। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो है, पहली बार जो मिला, वो हस्त कुठार, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं। पीछे के वीडियो में हमने बता दिया था कुल्हाड़ी के बारे में। और हमने ये भी बताया था कि पूरा पाषाण काल का इतिहास क्या है, पूरा पाषाण काल में हम किन किन चीजों पर जोर देते हैं, इन सब को हमने पढ़ा था। इसी तरह से पूरा पाषाण कालीन स्थलों में एक स्थल था अतिरम पक्कम। बहुत फेमस स्थल है अतिरम पक्कम, जो तमिलनाडु क्षेत्र का है। इन्हें भी हमें ध्यान रखना है। और इनका खोज जो है ओल्ड हेम किंग ने किया था। और अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में चेन्नई के निकट है, इनकी जो एक विशेषता थी कि यह सोहन घाटी क्षेत्र से ही मिलती जुलती है। खास करके अतिरम पक्कम और सोहन दोनों से एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में सामने आता है कि दोनों जगह से जो है, एक तो हस्तकुठार मिला ही, साथ ही इसका संबंध लोअर पेलियोलिथिक से भी था। पूरा पाषाण काल को भी हम तीन भागों में बांट कर देखते हैं, जैसे लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। इसी तरह हमने पढ़ा था कुछ जगह था पल्लवरम, ये भी तमिलनाडु में है। और सबसे आधुनिक दौर में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा, वो पल्लवरम था, जो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने खोजा था। और पल्लवरम की जो खासियत है, वह यहाँ से प्रसिद्धि का कारण है कि एक तो आधुनिक दौर में सबसे पहले खोजा गया यही स्थल था, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी तरह भीमबेटका है, जो गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। इसी तरह हमने पढ़ा बताया था आपको, पटने था, वो भी इम्पोर्टेंट था। पटने जगह, जो पटने कहते हैं, महाराष्ट्र में है। इसी तरह से हथनौरा है, जो गुफा हथनौरा में जो है भग्न खोपड़ी का प्रमाण मिला है। यहाँ से खूब सवाल पूछ लेता है। बेलन घाटी है ना, टाइम से थोड़ा हेमलता बेटा ज्वाइन किया करो। बेलन घाटी है, तो बेलन घाटी कहाँ है? मिर्जापुर, इलाहाबाद, जो है बनारस के आसपास का क्षेत्र जो है बेलन घाटी है। यहीं पर एक क्षेत्र था लोहंदा नाला, तो उन लोहंदा नाला की भी हम लोग चर्चा किए थे। बोरी एक जगह महाराष्ट्र में होता है, जो 14 लाख ईसा पूर्व का जो है एक प्रमाण देता है। तो ये भी हमारे लिए ज्वालामुखी यहाँ फूट पड़ा था। फिर पोटेशियम आर्गन विधि से हमने बोरी के अवशेष को देखे। तो पुराने जो वीडियो आप देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह नईवासा था, मच्छुताबी, चिंतामनुगाबी पहाड़ी थी। तो ये सब स्थल जो है मुख्य रूप से पूरा पाषाण कालीन स्थल था। कल हम लोग पढ़ रहे थे पूरा पाषाण, एक बार फिर से समझो, क्योंकि मेरा जो सोचना होता है, मेरा जो टारगेट है पढ़ाने का, जो स्टाइल है, कि सिर्फ आपको रटाना नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। और ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आपको किसी भी तरह के सवाल आए तो वो सवाल आपसे आसानी से बन जाए। होता क्या है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि जो पूरा पाषाण कालीन मानव थे, वो जो मानव का जो डेवलपमेंट था, उसमें जो शुरुआती मानव थे वो गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे। उनका जीवन लगभग पशु जैसा ही जीवन था। ज्यादा वो जो है अनगढ़ पत्थरों का यूज करते थे अपने बचाव के लिए। जैसे एक जानवर दूसरे जानवर से अपने आप को बचाते हैं, उसी तरह पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, वो भी अन्य जानवरों की तरह ही थे। अपने बचने के लिए वो गुफाओं में रहते थे। जब बच्चों गुफाओं में रहते थे तो उसी गुफाओं में कुछ चित्रकारी कर दी जाती थी,
तो वही भीमबेटका, पटना, मिर्जापुर से जो है गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जो जब हम मध्य पाषाण काल आए, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं, जिसका समय लगभग 9000 बीसी से लेकर 5000, कहीं कहीं 4000 ईसा पूर्व भी आता है। तो जो मध्य पाषाण काल, एक तो क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल में वातावरण में भारी परिवर्तन हुआ। पहले जो वातावरण था वो ठंड होता था, बर्फ की परत थी, जिसके कारण नदियों के स्रोत का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब तापमान में वृद्धि हुई, बर्फ पिघल गए, तो अधिकांश हिस्सा जो है मैदान और मीठे पानी के रूप में डेवलप हुए। तो धीरे धीरे मानव जो है गुफाओं से, कंदराओं से निकल करके वो नदी के किनारे मानव आना शुरू कर दिया। और यही नदी के किनारे धीरे धीरे जो है मानव अब पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मैदानी, तटीय क्षेत्र में मानव विस्तृत रूप लेने लगा। और चूंकि नदी के किनारे जो है मानव को एक तो पानी मिल जाता था, दूसरा वो आसानी से शिकार भी कर पाते थे। धीरे धीरे सीमित रूप से लोग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन पत्थर का तो यूज करते ही थे। आगे चल के और भी समृद्ध, जैसे मेसोलिथिक कहते हैं ना, तो यहाँ पर होता है मेसो मतलब होता है सूक्ष्म पत्थर। अब छोटे छोटे पत्थर जो थी, वो छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करने लगे थे। तो ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह जस्मर का यूज होने लगा, कार्नेलियन का यूज होने लगा। अब पत्थरों के भी प्रकार बहुत सारे आ गए मध्य पाषाण काल में। और जो है अब अपर फेज में लोग धीरे धीरे आग के आविष्कार से सीख गए, जिसका प्रमाण आगे बताऊंगा। महदाहा, दमदमा से मिला है। गर्त चूल्हे का प्रमाण मिला है। हमने आदमगढ़ और बागौर बताया है, जहां से मकान निर्माण की पहली कोशिश की गई है। चूंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता तक जो भी अवशेष मिले हैं वो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। तो जो भी हम निर्भर हैं इतिहास में, वो पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर निर्भर है, पुरातात्विक सोर्स पे। कहीं कुछ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, उसी के आधार पर जो है हम लोग इतिहास का अनुमान लगाते हैं कि आखिर उस समय क्या क्या बातें थी। कल के क्लास में जो हमने बताया था, एक बार मैं रिवीजन करा दूं, डेली मैं पूछूंगा भी, सैटरडे को पूरा जो हम पढ़े हैं, हमारा मंडे 5 दिन क्लास होगा, छठा दिन हम पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा है और यहाँ पर आपने क्या समझा है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखता है। आप लोग इतने दिनों से तो इतिहास पढ़ रहे हो, लेकिन इतिहास पे पकड़ क्यों नहीं बन रहा है? तो वो पकड़ की बात करेंगे कि हमें इतिहास पे ठोस पकड़ कैसे बनेगा। तो हमने जो मेसोलिथिक साइट पढ़ा था, मध्यपाषाण कालीन स्थल पढ़ा था, उसमें पहला हमने कहा था बागौर। बागौर राजस्थान में है। राजस्थान में भी भीलवाड़ा जिले में है। और बागर जो है बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के तट पे है। बागौर प्रसिद्धि क्यों है? तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है सूक्ष्म पत्थर मिला। साथ ही यहाँ जो है कुछ पालतू पशु, भेड़ बकरी भी मिले। यहाँ से प्रारंभिक मकान निर्माण की कोशिश की गई है। फर्श के निर्माण के भी प्रमाण मिले हैं, इसलिए भी बागौर फेमस है। इसी तरह हमने कल पढ़ा था सांभर झील क्षेत्र। तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहाँ है? तो जयपुर जिला में है। और इसी सांभर झील की खासियत क्या है? तो याद रखिएगा, पहली बार जो है वृक्ष रोपण का सबसे पुराना प्रमाण जो है, यानी कि वृक्ष रोपने का, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि वृक्ष रोपण का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है, तो वो सांभर झील से मिलता है। किसी बच्चे का नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम हो, तो बाद में 1-2 घंटे बाद मैं वीडियो भेज देता हूँ ग्रुप में, वहां से एक बार और वीडियो आप देख लिया करो। इसीलिए मैं वीडियो बना के भेजता हूँ, क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में किसी किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, जिस कारण उसके क्लास में समस्या आ जाती है। तो बाद में जरूर देख लिया करो। इसी तरह हमने कल लखननाज पढ़े थे। लखननाज गुजरात का स्थल है, और यहाँ सबसे ज्यादा सूक्ष्म पत्थर मिला है। 14 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग यहाँ मिले हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने की प्रवृत्ति है। अब देखो, पुरापाषाण काल में भी भीमबेटका मिला और मध्य पाषाण काल में भी मिला। और भीमबेटका किस लिए फेमस है? गुफा चित्रकारी के लिए। पुरापाषाण काल में कम गुफाएं मिले थे, और मध्य पाषाण में लगभग 450 से अधिक गुफा की प्राप्ति हुई।
साथ ही खासियत था, जहां से सवाल उठाते हैं, यहाँ दो मानव कंकाल मिला था। उसमें से एक वयस्क का था, एक बच्चे का था। पहली बार भीमबेटका से मध्यपाषाण काल में टोने टोटके का भी प्रमाण मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कि बाह्य जादू से बचने के लिए लोग ताबीज पहना देते हैं बच्चों को। आप लोग के भी घर में ताबीज पहनाते होंगे। तो उन ताबीज का प्रमाण जो है भीमबेटका से मिला है। इसी तरह हमने आदमगढ़ पढ़ा, यहाँ मकान निर्माण की कोशिश है, खास करके दीवार खड़ी करने का पहला प्रयास किया गया है। इसी तरह हमने सराय नाहरराय और महदहा तक पढ़ा था। मध्यपाषाण काल में कल की क्लास में हमने सराय नाहरराय, जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, और महदहा भी यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। तो जरूर अभी ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, जो भी नए बच्चे आ रहे हो, तो मैं पुराने वीडियो जो है 4-5 क्लास जो आपका डेमो क्लास होता है, वो वीडियो ओपन होता है, सबको मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ। उसके बाद जो वीडियो मिलेंगे, तो उसमें जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हीं को सारी चीजें डेली का डेली आपको मिलते जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा एक बार सिस्टमेटिक पढ़ो। सिस्टमेटिक पढ़ने का बहुत फायदा होता है। हम क्या करते हैं कि कभी ये बुक पढ़ लिया, कभी वो बुक पढ़ लिया, पकड़ नहीं बनता है। तो एक बार जो है सिस्टमेटिक हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इतिहास को सिस्टमेटिक रूप से पढ़ो, तो उनका बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो कल तक का जो हमने पढ़ा था एक बार जरूर देख लेना। और नेक्स्ट साइट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मध्यपाषाण, आज हमें नवपाषाण भी पढ़ना है। मध्यपाषाण खत्म करके नवपाषाण काल शुरू करेंगे। फिर देखेंगे नवपाषाण काल की विशेषता क्या है, नवपाषाण काल में क्या क्या बातें आई, नई नई, क्यों नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण एक नए कल्चर को डिनोट करता है, नई संस्कृति को डिनोट करता है। तो उन कल्चर और उन संस्कृतियों को भी हम डेप्थ में देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा 8वां साइट जो है मध्यपाषाण काल का, आप लोग लिखते जाइएगा, दमदमा है। साथ साथ लिख लेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम लोग मेसोलिथिक एज पढ़ रहे हैं। मेसोलिथिक, जिस बच्चे का पहला क्लास है वो पीछे का 3 क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी कोशिश है कि आप सबका साहित्य ऐसा बना दो कि पूरे भारत में इतिहास से कोई भी एग्जाम दे तो वो आपका रिजल्ट होगा। जैसे मैं साहित्य पढ़ाता हूँ, तो आप अभी रिजल्ट देखते होंगे हमारे बच्चों का। साहित्य में वो कोई भी एग्जाम देता है एक बार में पास करता है, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, नवोदय हो, केबीएस हो, चाहे नेट हो, जीआरएफ हो। तो हमारी तैयारी उस स्तर की हो जहां पर जाके पूछे, ये खुद खुद को ही पूछो कि खुदा बंदे से तेरी रजा क्या है, खुद को ही कर बुलंद इतना। तो यहाँ पे जो साइट है दमदमा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था सराय नाहरराय और महदहा, दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। इसी तरह दमदमा भी जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ये मध्यपाषाण कालीन स्थल है। ये भी दमदमा जो है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। और गोखुर झील से लिखते जाइएगा, गोखुर झील से 5 किलोमीटर दूर है। गोखुर झील से कितने दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। कौन है? दमदमा। याद रखना, यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ जिले का स्थल नहीं है। तो अभी हमने 3 बताया है, सराय नाहरराय, महदाहा और दमदमा। और कहता है कि यह मतलब कि इसकी खोज जो है इलाहाबाद का टीम ने किया था। खोज किसने किया था वैसे नहीं भी याद करोगे तो कोई बात नहीं। इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टीम ने इनको खोजा। किसने था याद रखिएगा। तो भैया रे खोजा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टीम ने। किसको खोजा था? दमदमा को। खासियत कहाँ था कि यहां से महदाहा के समान ही बड़े पैमाने पर समाधान मिला है। यहां से क्या मिला है? तो ऊपर हमने पढ़ा था महदाहा। महदाहा की तरह ही लिखते जाइएगा, महदाहा की तरह ही बड़े संख्या में बड़े संख्या में समाधान मिला है। समाधान समझते हो?
समाधान, जैसे मृतक को जो दफनाया जाता है, मृतकों के सब को समाधान बोला जाता है, समाधान मिला है। और यहां से 3 प्रकार के समाधान मिला, बड़ी संख्या में तो समाधान मिला है, साथ ही साथ 3 प्रकार के समाधान मिला है, 3 प्रकार के। यहां से क्वेश्चन उठा लेता है कभी कभी, एकल, एकल समाधान महदाहा में भी मिला था, एकल, दूसरा युग्म, एकल और युग्म कहां मिला था, याद है कल लिखवाए थे, महदहा में एकल और युग्म। लेकिन दमदमा में एक और खासियत आया, त्रिसमाधान, त्रिसमाधान। अब भैया इसको याद रखिएगा बड़ा आराम से, कि एकल मतलब अकेला भी दफनाया जाता था एक ही व्यक्ति को, और युग्म मतलब जोड़ा में दफनाया जाता था, और 3 व्यक्ति को एक ही साथ दफनाया जाता था। एक बार क्वेश्चन पूछा है, त्रिसमाधान का प्रमाण कहां से मिला है, तो त्रिसमाधान का प्रमाण जो है वो दमदमा से मिला है, और त्रिसमाधान और कहीं से नहीं मिला। महदाह से तो एकल और युग्म मिला है, लेकिन त्रिसमाधान का प्रमाण ये हो गया हमारा VVI। तो त्रिसमाधान का प्रमाण कहां से मिला है, तो याद रखोगे, पूछूंगा कल। त्रिसमाधान का प्रमाण दमदमा से मिला है, और साथ ही यहां से बड़ी संख्या में जो है पत्थर, ईंट और श्रृंग की प्राप्ति हुई है, सिंह की। साथ ही यहां से क्या मिला है, और याद रखना कि पत्थर भी मिला है, पत्थर भी मिला है, ईंट भी मिला है, और श्रृंग भी मिला है। श्रृंग मतलब सिंह, सिंह मतलब होता है सिंह, सिंह, सिंह मतलब जो, मतलब ये होता है ना गाय भैंस के सिंह, सिंह जिसे कहते हैं, सिंह नहीं लिखेंगे, सिंह, तो इसे श्रृंग बोलते हैं। तो ये भी यहां से बड़ी संख्या में मिला है। साथ ही यहां से जो है झोपड़ी का प्रमाण मिला है, पोर्ट हॉल, झोपड़ी। और खासियत है कि झोपड़ी का प्रमाण, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि झोपड़ी का प्रमाण कहां से मिला है, झोपड़ी का प्रमाण जिसे पोर्ट हॉल कहते हैं, पोर्ट हॉल्स। अब झोपड़ी कैसे बनते हैं, ऐसे ऐसे करके बनते हैं ना, 4 छेद कर देते हैं, और ऊपर जो है 4 मतलब कि डंडा डाल दिए, ऊपर झोपड़ी डाल दिए, तो ये पोर्ट हॉल इसे कहते हैं। मतलब कि ये छेद का भी प्रमाण कहां से मिला है, आपको दमदमा से मिला है। कहां से मिला है, दमदमा से मिला है। तो ये याद रखना, झोपड़ी का प्रारंभिक प्रमाण जो है वो दमदमा देता है। तो इनको हमें ध्यान में रखना। फिर से समझ लीजिए, पहला क्या हमने पढ़ा, मध्य पाषाण काल में दमदमा साइट है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। कहा किसके निकट है, गोकुर झील से 5 किलोमीटर दूर है। खोजा किसके दिया गया, तो इलाहाबाद टीम के द्वारा। यहाँ से क्या मिला है, तो सबसे बड़ी विशेषता है कि बड़ी संख्या में समाधान मिले, समाधान मिले हैं, सब मिले हैं। 3 प्रकार का था, एकल और युगल और त्रिसमाधान। एकमात्र दमदमा है जहां से त्रिसमाधान की प्राप्ति हुई है। क्या हुआ, त्रिसमाधान की प्राप्ति हुई है। क्लियर है, समझ आ रहा है श्रेया? बेटा नहीं समझ आए तो पूछना, ठीक है, जी आगे सर। लिख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग साइट पढ़ते हैं मध्य यस पाषाण सर। में। नेक्स्ट साइट है वीर भानुपुर, वीर भानुपुर, वीर भानुपुर, ठीक है। वीर भानुपुर सबसे पहले जो है, वीर भानुपुर, ये छोटी रॉ दे देना, वीर भानुपुर। कोई बताओ वीर भानुपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीर भानुपुर एक महत्वपूर्ण स्थल है वेस्ट बंगाल का। कहाँ है, पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण स्थल है वीर भानुपुर। याद रखना, वेस्ट बंगाल का एक महत्वपूर्ण स्थल है वीर भानुपुर। और इसकी प्रसिद्धि का एक ही कारण है कि यहाँ से जो है मेसोलिथिक जो है टूल्स बड़ी संख्या में मिला है। मतलब लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा जो है मेसोलिथिक टूल्स यानी सूक्ष्म पत्थर सबसे ज्यादा वीर भानुपुर से ही मिला है।
तो इनकी खासियत क्या है? लघन्नाज हमने पढ़ा है, लघन्नाज जो गुजरात में है। लघन्नाज के बाद सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सूक्ष्म पत्थर यहीं से मिला है, यहीं से मिला है। लखननाज के बाद सबसे ज्यादा सूक्ष्म पत्थर जो है वीर भानुपुर से मिला है। और C14 मेथड के अनुसार इसका समय जो लगभग 4500 बीसी जाता है। इसका जो टाइम है लगभग 4500 बीसी है। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी कि 4500 बीसी पूर्व। इनका एक ही महत्वपूर्ण वीर भानुपुर का खासियत है कि एक तो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, दूसरा क्या है कि यहाँ से जो है बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर मिला है, दूसरा है टेरी समूह। ये बताओ रागनी, बता दोगे तो समझ जाओगा कि आप ब्रिलियंट हो। तमिलनाडु। हम्म, तमिलनाडु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु। बिल्कुल, टेरी समूह, ठीक है। बहुत मेहनती हो बहन की तरह, है ना। टेरी समूह ये जो है दक्षिण भारत का स्थल है। कहाँ है? दक्षिण भारत का स्थल है। टेरी समूह क्या है? साउथ इंडिया का स्थल है। और कहाँ है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का स्थल है, ठीक है। तमिलनाडु में भी एक जिला है तिरुचिनापल्ली, तिरुचिनापल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है, तिरुचिनापल्ली ये जिला है। यहीं से जो है टेरी समूह मिला है। तिरुचिनापल्ली एक बहुत फेमस दक्षिण भारत का स्थल है मध्य पाषाण काल में, याद रखिएगा। और ये तमिलनाडु में, टेरी का क्या अर्थ होता है बताओ रजनी? कोई भी बता सकता है, थोड़ा सा बताया करो, मुझे भी मजा आता है। टेरी का क्या अर्थ होता है? मिट्टी। हम्म, मिट्टी के बर्तन उर्तन या उसका मतलब हम्म, मूर्ति उर्ति। हम्म। तेरा कुछ। टेरी का अर्थ होता है बालू का टीला। टेरी का जो अर्थ होता है, बालू समझते हो? टेरी का अर्थ होता है सामान्य भाषा में बालू। बालू मतलब होता है रेत, बालू का टीला, लिख लेना। टेरी का अर्थ होता है बालू, यानी बालू किसको कहते हैं? रेत, रेत, ठीक है, रेत का टीला। यहां से जो है 11 बालू का टीला मिला है। मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में 11 बालू का टीला मिला है। अब क्या मिला है? 11, अभी बताऊंगा। अब इसमें क्या है? बालू का टीला मिला है 11, 11 बालू का टीला मिला है। इसमें जितने भी टूल्स मिले हैं आधे क्वार्टजाइट के हैं, आधे इसमें जो टूल्स मिले हैं, जो सामान मिले हैं, इस टेरी समूह के अंदर सामान मिले हैं, वो सामान क्वार्टजाइट पत्थर के हैं। हमने पत्थर बताया है क्वार्टजाइट। जो सामान मिले हैं टेरी के अंदर, बालू के अंदर, या टेरी मतलब होता है मिट्टी उट्टी का जो 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 ऐसे करके बन जाता है ना टीला, उसी को टेरी कहा जाता है। मुख्य रूप से रेत ही है बुक में। तो क्वार्टजाइट के बहुत सारे सामान मिले हैं, टूल्स मिले हैं, क्वार्टजाइट के टूल्स मिले हैं। क्लियर, याद रहेगा। आधे इसमें क्वार्टजाइट के थे, और ये सब मध्य पाषाण कालीन जगह के हैं, यानी मध्य काल से संबंधित थे। टेरी समूह किससे संबंधित है भैया? मध्य पाषाण काल से टेरी समूह संबंधित है। याद रहेगा सबको, किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। 2-3 बार वीडियो, 2 बार वीडियो देख जाओगे, जीवन में नहीं भूलोगे। अब जो आगे बढ़ते हैं, एक दो और स्थल है जिसे हमें याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। जैसे कि जैसे कि मान लिया कि आपको मध्य पाषाण काल में पूछ ले कि गुफा चित्रकारी का प्रमाण कहां कहां से मिला है, तो एक साथ आपको एक ट्रिक से सिखाऊंगा,
वो आपको याद, जैसे पशु को पालतू बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, या गर्त चूल्हा का प्रमाण कहाँ से मिला है, या मानव कंकाल की प्राप्ति कहाँ से मिला है, यति विशिष्ट समाधान कहाँ से मिला है, तो इन सब को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी हमने कहा गुफा चित्रकारी का प्रमाण, जैसे कि पूरा पाषाण काल में देखा था कि गुफा चित्रकारी का प्रमाण आपको जो है भीमबेटका से मिला है, और किसी पटने से मिला है, और जो है मिर्जापुर पहाड़ी से मिला है। लेकिन मध्य पाषाण में एक साथ गुफा चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला है, वो भी, ये तो हम साइट जानेंगे, लेकिन अब कहाँ से मिला है वो भी हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए सबसे पहले एक साथ गुफा चित्रकारी। मध्य पाषाण काल में गुफा चित्रकारी का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है, गुफा चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला है। अभी हमने लिखवाया है, लेकिन एक जगह लिख लीजिएगा, जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका, भीमबेटका मध्य पाषाण में भी है, मिर्जापुर पहाड़ी लिख लेना, मिर्जापुर पहाड़ी, यहां से भी गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला है। अभी हमने आपको एक जगह और लिखाया है, भीमबेटका, मिर्जापुर पहाड़ी और बेलन घाटी, बेलन घाटी से भी मिला है, बेलन घाटी, बेलन घाटी भी लिख लेना, और बेलन घाटी, इसी तरह चकिया तहसील, चकिया तहसील, ये नया जगह है, ये उत्तर प्रदेश में चकिया तहसील। ठीक है, मिर्जापुर तो पता है, बेलन घाटी भी लिखवा ही दिया है, चकिया तहसील है। एक जगह और लिख लेना जो महत्वपूर्ण है, वो है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ जो है उड़ीसा में है, सुंदरगढ़ जो है उड़ीसा में है। इन सब स्थल से जो है गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। मुख्य भीमबेटका मिर्जापुर पहाड़ी बेलन घाटी है, अलग में चकिया तहसील है, और सुंदरगढ़ है। अब दूसरा है हड्डी के श्रृंग के उपकरण बड़ी संख्या में कहां से मिला है, हड्डी के श्रृंग मतलब हड्डी के सिंग कहां से मिला है। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हड्डी के, हड्डी के श्रृंग बड़ी संख्या में कहां से मिला है। तो ये हड्डी के बड़ी संख्या यूपी से ही तीनों जगह, प्रतापगढ़ से ही मिला है। तो याद रखना, महदहा, महदहा, दमदमा और सराय नाहर राय। कहाँ है बताओ ये सब, सराय नाहर राय कहाँ है, हमने क्या लिखवाया है, कोई बताओ। ये महदहा दमदमा सब उत्तर प्रदेश के यूपी प्रताप, के प्रतापगढ़। बिल्कुल तीनों वहीं से, याद रखना यूपी के प्रतापगढ़ जिले से। इसी तरह नेक्स्ट लिखिएगा, गर्त चूल्हे का प्रमाण। गर्त चूल्हे मतलब होता है मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं, मिट्टी के अंदर गर्त में पड़ा हुआ था, उसे ही गर्त चूल्हे कहते हैं। तो गर्त चूल्हे का प्रमाण, चूल्हा, गर्त चूल्हा का प्रमाण कहां कहां से मिला है, एक साथ आप याद रखिएगा। तो गर्त चूल्हे का प्रमाण जो है, पीछे हमने लिखवाया भी, वैसे एक जगह लिख लीजिए, लखननाज, सराय नाहर राय और महदहा। लखननाज कहाँ है बताओ, लखननाज कोई भी बताइए, गुजरात। 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 सराय, गुजरात। सराय नाहर राय और दमदमा, ये दोनों तो, सराय नाहर राय दमदमा पता ही है, लखननाज गुजरात में। ये जगह भी याद करोगे ना, अभी आपको 10 ईयर बनाऊंगा, जैसे ही आपका खत्म होगा तो सारे का 10 ईयर देखोगे, आप खुद बताओगे, इसे चुटकियों पे उड़ जाएगा। तो इसे एग्जाम दो, फूक दो तो उड़ जाएगा। एक एक बार में मैंने जीआरएफ निकाल लिया, एक एक बार में सारा एग्जाम पास कर जाते थे हिस्ट्री से। कि एक सिस्टमेटिक पकड़ बनाना है इतिहास पे, फिर हर एग्जाम आराम से पास करेंगे। इसी तरह पशु को पालतू बनाने का प्रमाण, मध्य पाषाण काल में, एक साथ पढ़िए, चौथा पॉइंट, पशु को पालतू बनाने का प्रमाण, पशु को पालतू बनाने का प्रमाण। दो जगह बहुत फेमस है, बताओ लिखवाए हैं, आदमगढ़ कहाँ है बताओ,
लिखवाया है, कहाँ है आदमगढ़? कोई भी बताइए पिछले क्लास में। एमपी, मध्य वेरी प्रदेश। गुड हेमलता, एमपी। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आजमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। बागौर ये बताइए कहाँ है? राजस्थान। ये राजस्थान, वेरी गुड। बागौर कहाँ है? ये राजस्थान। ये भी लिखते जाना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कहाँ जगह है। तो दो स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, आदमगढ़ और बागौर, जहां से पशु को पालतू बनाने का प्रमाण मध्य पाषाण काल में मिला है। इसी तरह से मकान निर्माण की प्रारंभिक कोशिश, 5वां पॉइंट, मकान निर्माण की प्रारंभिक कोशिश। मकान निर्माण की प्रारंभिक कोशिश हमने दो जगह तो ऑलरेडी, तीन जगह बताया हुआ है। फिर होगा आदमगढ़, बताओ, बागौर, और भी हमने बताया है दमदमा, दमदमा, और संक्षेप में महदहा भी। सब जगह पता है, आदमगढ़ भागड़ पता है, महदहा दमदमा दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ऐसे याद करते जाओ पढ़ाई के समय ही, बाद में आपको रटना ना पड़े। तो साथ साथ ही हम लोग का काम होता है, साथ साथ क्लास में ही याद करते जाओ कहां पर क्या है। तो मकान निर्माण की प्रारंभिक कोशिश आदमगढ़ और बागौर है, दमदमा और महदवा है। अब देखो मानव कंकाल, मानव कंकाल तो हर जगह से मिला है, बहुत जगह से मानव कंकाल मिला है, दो चार लिख लीजिएगा। मानव कंकाल, नेक्स्ट पॉइंट है मानव कंकाल। मानव कंकाल की प्राप्ति भैया कहां से हुई है? तो मानव कंकाल जो है तो पता ही है, बहुत जगह है मानव, जैसे लखननाज हो गया, भीमबेटका हो गया, बागौर हो गया, हर जगह से, जो महदहा दमदमा सब जगह से। दो चार लिख लो, लखननाज, महदहा, दमदमा, लखननाज, महदहा, दमदमा, सराय नहर राय, सराय नाहर राय, डॉट डॉट डॉट, दो चार लिख लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से टोने टोटके का प्रमाण कहां से मिला है? टोने टोटके अंधविश्वास का प्रमाण बताओ, पीछे हमने बताया। टोने टोटका समझते हो? कोई बताओ, टोने टोटके का प्रमाण, कोशिश करो आप लोग, बताइए। भीमबेटका से सर। बहुत बढ़िया आशीष, भीमबेटका, भीमबेटका। तो हमने कहा था कि एक बच्चे का मिला, एक वयस्क का मिला भीमबेटका में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। और एक जगह और इसमें नया है, मेहराना पहाड़ी, मेहराना पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, ये भी लिख लेना, मेहराना पहाड़ी, ये जो है एमपी में है, मेहराना बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो है नई नई बातें हैं, जैसे कभी पूछ लिया मकान निर्माण का प्रमाण कहाँ से नहीं मिला है, या मानव कंकाल हो गया, टोने टोटके हो गया, या गुफा चित्रकारी हो गया। तो ये सब चीजें हमें याद रखना। एक और, सबसे ज्यादा सूक्ष्म पत्थर कहाँ से मिला, माइक्रोलिथिक टूल्स कहाँ से मिला। अंतिम पॉइंट लिखिएगा 8वां, कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म पत्थर बताइए, सबसे ज्यादा ज्यादा सूक्ष्म पत्थर कहां से मिला? एक आध जगह बताओ, आप लोग पढ़े हैं, पहला सबसे ज्यादा सूक्ष्म पत्थर कहाँ होगा? वीरभानुपुर से। उससे भी ज्यादा एक जगह लिखवाया है, उसके बाद वीरभानुपुर था, लगननाथ। लखननाज, गुजरात वाले का लखननाज। लखननाज गुजरात में था, ये भी याद रखना, ब्रैकेट में जरूर लिखना गुजरात, बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। इसी तरह वीरभानुपुर, वीरभानुपुर वेस्ट बंगाल। एक दो और नया लिखा देता हूं, सराय नहर राय महदहा से भी मिला है, सराय नाहर राय और महदहा,
इन सब स्थल से जो है आपको लखननाज, वीर भानुपुर, सराय नहर, राय महदहा, मेन याद रखिएगा लखननाज और वीर भानुपुर, यहाँ से सबसे ज्यादा जो है ये। साथ ही दार जो विंध्याचल की पहाड़ी है, यहाँ से भी गुफा चित्रकारी के अनेक प्रमाण मिले हैं। खास करके विंध्याचल के पहाड़ियों से गुफाओं के अनेक ऐसे चित्र मिले हैं। नोट में लिख लेना नीचे कि विंध्याचल की पहाड़ियों से, नोट में लिखिएगा आप लोग, विंध्याचल की पहाड़ियों से अनेक गुफाओं, विंध्याचल के पहाड़ियों से अनेक गुफाओं में ऐसे चित्र मिले हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों के अनेक गुफाओं से, विंध्याचल के पहाड़ियों के अनेक गुफाओं से ऐसे चित्र मिले हैं, ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें, ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें आखेट, नृत्य और युद्ध करते हुए, आखेट, आखेट मतलब होता है क्या, शिकार, जिसमें आखेट, नृत्य और युद्ध करते हुए, और युद्ध करते हुए मानव को दिखाया गया है। आखेट करते हुए, नृत्य करते हुए, युद्ध करते हुए मानव को दिखाया गया है। आखेट करते हुए, युद्ध करते हुए, नृत्य करते हुए मानव को दिखाया गया है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग मध्य पाषाण काल में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो कम से कम बेसिक चीजों पे आप पकड़ रखिए। ऐसा नहीं कि हर चीज हमें नहीं जानना है, हमें वही चीज जानना है जहां से सवाल उठा रहे हैं किसी भी एग्जाम में। तो इन इस तरह के सवाल प्रायः पूछे जाते हैं, तो हमें इन सवालों को ध्यान में रखना है। तो अभी हमने जो है पिछले 3 का क्लास में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ा है। अब हम समझने वाले हैं नियोलिथिक एज। अब इनको धीरे धीरे समझेंगे। नव पाषाण काल, क्यों कहते हैं नव पाषाण काल? नव पाषाण काल जिसका समय लगभग 5500 बीसी से लेके लगभग 3000 बीसी तक चलता है। नव पाषाण, इंग्लिश में इसे कहते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल को भैया इंग्लिश में कहते हैं, बिल्कुल नहीं समझ आए तो पूछना। इसीलिए हमने ये सिस्टम रखा। किसी ऐप पे पढ़ते होगे किसी कोचिंग में, क्या आपको बोलने की आजादी मिलती है बड़े बड़े कोचिंग में? कोई मुझे बताओ, सिस्टम होता है बोलने का जी, पूछने का? बताओ आज। नहीं सर। है? यहाँ हमने ये सिस्टम क्यों रखा है? हमने हिंदी में भी यही सिस्टम रखते हैं, फर्स्ट पेपर में भी, इसलिए कि आप समझ सको, जहां दिक्कत हो तुरंत पूछ सको। आपको लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई का तरीका यही होता है। ऐसा नहीं कि अब हम बोलते जा रहे हैं, बच्चे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, हम आए अपना सिलेबस खत्म किए चले गए, इससे फायदा नहीं होता भाई। और ऐसा नहीं कि मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ, ऐसा इसलिए हमारा सालों भर चलता है इसी तरह। नहीं विश्वास हो तो रजनी गुप्ता की सिस्टर मेरे पास पढ़ के ही नेट निकाली है, अभी ऑलरेडी पढ़ रही है, उनसे अब बात करता हूँ। सही बात है रजनी? जी सर। हाँ, तो इसमें नहीं होगा कि आपको, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आप भी किसी न किसी के थ्रू आए हो। हर बच्चे हमारे पास किसी न किसी के थ्रू आते हैं। तो कभी हमारे पास ये मत सोचना कि सर डेमो देते हैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, नहीं दे। हमने टफ टॉपिक ही उठाया है। कोई भी टीचर जल्दी जो है एंसियंट नहीं उठाता है, क्योंकि एंसियंट का एरिया सर दर्द का एरिया होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक उसे करना होता है। नहीं तो बच्चों में क्या होगा, ओवरलैप होगा। अब आपको लगेगा कि ये मध्यपाषाण का स्थल है कि ये नवपाषाण का स्थल है, ये कैलकुलिथिक फेज 1 का है कि कैलकुलिथिक फेज 2 का है कि कैलकुलिथिक फेज 3 का है। तो जो अगला सेक्शन है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के 3 पार्ट है। पहला पार्ट कैलकुलिथिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति 1 है। अब ताम्र संस्कृतिक संस्कृति 1 में कौन कौन पार्ट्स आते हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृति 2 में इंडस सिविलाइजेशन आता है, और ताम्रपाषाणिक संस्कृति 3 में पोस्ट हड़प्पा आता है। पोस्ट हड़प्पा में भी आहार संस्कृति है, गिलुंद संस्कृति है, बहुत सारी संस्कृति है। तो इतिहास में ये सेक्शन को जल्दी कोई नहीं उठाता, वही उठाएगा
मैं ये नहीं कहता कि मैं ही उठाता हूं, वही उठाएगा जिसको इतिहास पे अच्छी पकड़ होगी, इतिहास पर उन्होंने 10 साल 15 साल काम किया होगा। नहीं तो अगर कोई चाहेगा कि इतिहास पे 1-2 साल काम करके हम ये सेक्शन को किसी को समझा दें, तो संभव नहीं है। वो भी सिस्टमेटिक। पढ़ाना आसान है, लेकिन सिस्टमेटिक अंतर करके पढ़ाना कि आपको पेलेलिथिक एज क्या है, मेसोलिथिक एज क्या है, नवपाषाण क्या है, नवपाषाण के कौन कौन स्थल है, उन स्थल की बारीक विशेषताएं क्या है, यहां हम ज्यादा फंसते हैं। इन चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहले समझिए, लिखने तो लिखाएंगे ही। देखो, प्रागैतिहासिक काल में जो नवपाषाण काल चरण है, यह एक अंतिम चरण माना जाता है, जहां पर केवल और केवल स्टोन टूल्स रहे हैं। इसके बाद के चरण में आपको स्टोन टूल्स के अलावा आपको तांबा मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आगे के काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। अब इसे नवपाषाण क्यों कहते हैं? इसे नवपाषाण इसलिए कहते हैं कि पहली बार जो है यहां पर नई चीजों का डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि आप कहते हैं ना, मध्य मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम आधुनिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिक काल में नई नई प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह नवपाषाण काल में नई नई प्रवृत्ति का युग हुआ। एक तो नवपाषाण काल जो है धातु पूर्व काल है। इसके बाद जस्ट आपको मेटल मिलना शुरू हो जाएगा, धातु पूर्व काल है। और पहली बार यह अब नवपाषाण काल में सुंदर और कलात्मक वस्तुएं बनने लगे। सुंदर सुंदर मृदभांड बनने लगे, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, कलात्मक वस्तुएं बनने लगे। और पहली बार जो है प्रथम आत्मनिर्भर आत्म अर्थव्यवस्था का दौर आया। जब मैं आपको कहता हूं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, तो पहली बार, पहले आप देखो मध्यपाषाण काल में क्या देखा, पशुपालन की कहीं कहीं प्रमाण मिलती है, शुरुआत हुई, मकान निर्माण की कोशिश की गई थी। लेकिन नवपाषाण काल में पहली बार एक साथ मानव समुदाय के बसने का प्रमाण है। मानव समुदाय एक साथ बसने लगे, मानव समुदाय कृषि करने लगे। कृषि का वास्तविक प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। पहली बार नवपाषाण काल में समझ लीजिए मानव कृषि करने लगे, मानव बड़ी संख्या में पशुपालन करने लगे। मध्यपाषाण काल में कहीं कहीं मिलता है, अब हर जगह मानव पशुपालन करने लगे। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन के निर्माण में कलात्मकता आ गई। सामुदायिक बस्ती का निर्माण हुआ, बड़ी संख्या में सामुदायिक बस्ती का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ इस काल में ऐसा नहीं था कि मध्यपाषाण काल पूर्ण रूप से खत्म हो गया। मध्यपाषाण काल की भी प्रवृत्ति चल रही थी। स्थापना तर्क में लिखता है कि नवपाषाण काल में मध्यपाषाण कालीन प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। गलत। कोई भी कल्चर पूर्ण रूप से अंत नहीं होता है। अब बताइए, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमारा कल्चर बहुत बदल गया है, तो क्या हम अपने गांव के कल्चर को भूल गए? नहीं भूले हैं ना। मतलब वो भी चल रहा है, लेकिन हमने नई चीजों को एडॉप्ट भी किया है। मतलब नवपाषाण काल में अधिकतम वही पत्थर यूज है जो मध्यपाषाण काल में था। बस फर्क था कि मध्यपाषाण दौर का ही पत्थर नवपाषाण में घिसकर उसे और चमकदार बना दिया गया। पत्थर वही था, लेकिन अब पत्थर को जो है घिसकर पॉलिश करके और खूबसूरत बना दिया गया, और खूबसूरत बना दिया। यानी नवपाषाण काल में पत्थरों में कलात्मकता आ गई, पत्थरों में चमक आ गई, पत्थरों में पॉलिश किया जाने लगा। ये नवपाषाण काल के पत्थरों की भी विशेषता है। दूसरी बात, नवपाषाण काल में जो है पत्थर उपकरण बनाने के भी बहुत सारे टेक्निक डेवलप हुए। लिखा हूंगा, पहले समझ लीजिए। टेक्निक जैसे कि नए नए घिसने की प्रवृत्ति। जैसे आप देखोगे आज भी डायमंड डायमंड जो निकलता है, खदान से निकलता है हीरा, तो उसे घिस घिस के प्योर बनाया जाता है। चमकाने की प्रवृत्ति डेवलप हुई। घिसना, पतला करना, चमकाना, नोकदार बनाना, ये सब प्रवृत्ति धीरे धीरे
बढ़ने लगे। साथ ही नवपाषाण काल में लोग अस्थाई बस्ती तो बनाए ही, सुरक्षा के प्रति लोग जो है एक्टिव हो गए। लोग ऐसा नहीं था कि सुरक्षा के लिए अब क्या करने लगे कि लोग जो है बड़ी संख्या में एक जगह रहने लगे। और जैसे आज जो देखो, आज जैसे आप देखते हो ना, शहरी कल्चर जब डेवलप हुआ तो सुरक्षा का भी दृष्टिकोण रखा गया। एक मतलब फ्लैट बनाया, बड़े बड़े बिल्डिंग बने, तो उसके बाहर दो गार्ड को रख दिया कि कोई चोर या कोई अन्य चीजें नहीं घुस पाए। तो वहां भी जब बस्ती बनी, मानव की आवश्यकताएं बदली, तो बहुत सारे लोग घर में रहते थे, कुछ लोग बाहर कमाने के लिए जाते थे, फिर शाम में आते थे। इसीलिए ये न्यूलिथिक कल्चर है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक का भी डेवलपमेंट हुआ, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। नियोलिथिक काल का ये बहुत भी। दूसरी बात कि पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर, ये भी मैं अब बताऊंगा, सिर्फ भारत में ही नहीं, जो नवपाषाण काल का विकास पूरे वर्ल्ड में हमसे भी पहले हुआ। सबसे पहले आपको मैं आज समझाऊंगा कि नवपाषाण का विकास नील नदी घाटी में हुआ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व में नील नदी घाटी जो है, नील नदी घाटी कहाँ है? मिस्र में नील नदी है, अफ्रीका में। इसीलिए कहता है मानव का इतिहास सबसे पहले अफ्रीका में पढ़ते हैं। तो नवपाषाण काल की शुरुआत अफ्रीका में जो है 10,000 साल पहले ही हो गया था, नील नदी की घाटी में। और वहां जो है अफ्रीका में बहुत सारे क्षेत्र थे जहां से जौ, गेहूं आदि उपजाने का भी प्रमाण मिलता है। इसी तरह मैं और भी जगह बताऊंगा। भारत में जो है, दक्षिण भारत में जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, कर्नाटक, जहां से रागी और कुर्थी का प्रमाण मिला है। मतलब अगर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, कृषि की बात करूं, तो कृषि की शुरुआत कहां से हुई, ये भी हम देखेंगे। कृषि की शुरुआत जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए कि एक तो सबसे पहले वर्ल्ड में कहा, तो नील नदी की घाटी में कृषि की शुरुआत हुई, जौ और गेहूं के। और भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में देखा जाए तो मेहरगढ़, नाम सुने होंगे, मेहरगढ़ जो आज क्वेटा में है, बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में पहली जो है कृषि का प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलता है। यहाँ से गेहूं, जौ, मसूर, मूंग का प्रमाण मिला है। इसी तरह कोल्डिहवा, कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, जहां से धान और मसूर के खेती का प्रमाण मिला है। इसी तरह दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां है जहां से ब्रह्मगिरी और नागार्जुन कोंडा, जहां से एग्रीकल्चर के नवपाषाण काल में प्रमाण मिले हैं। तो ये सब चीज हमें जानना चाहिए। पूछ लेगा वर्ल्ड में सबसे पहले कहा, तो वर्ल्ड में सबसे पहले नील नदी की घाटी में नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर शुरू हुआ। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कहा, तो भारतीय उपधम पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान मेहरगढ़। लेकिन कहेगा अगर भारत में कहा तो फिर कोल्डिहवा हो जाएगा। विभाजित भारत में कहा तो कोल्डिहवा। तो ये सब स्थल है जो नवपाषाण कालीन स्थल है, वो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं कि पशुपालन, अब पशुपालन तो बहुत जगह मिलने लगा। इसी तरह आवास, बस्ती, गर्तावास, और पहली बार वस्त्रों के भी प्रमाण मिलने लगे। वस्त्र का बड़े पैमाने पर मध्यपाषाण काल में प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन नवपाषाण काल में खास करके दक्षिण भारत में पल्लवाय, उतनूर, पय्यमपल्ली, पेरियम पट्टी, दक्षिण का नाम बड़ा टफ होता है, कोडिंग से याद कराऊंगा लिखाते समय, वहां से जो है वस्त्र निर्माण का प्रमाण हमें मिलता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे समाधान। अब तो समाधान की बहुत, पहले क्या था, मध्यपाषाण काल में समाधान को लेफ्ट में सुलाते थे या राइट में सुलाते थे, कहीं कहीं लेफ्ट राइट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब सुना देते थे। अब समाधान में जो है 3 प्रकार के समाधान आ गए: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, और एक और समान हो, एक और समाधान होता है, एक तो पूर्ण समाधान, यानी पूरे पूरे या तो जला देना या दफना देना। आंशिक समाधान क्या होता है कि उसे खुले में छोड़ देना, कुत्ते बिल्ली खा जाए, फिर दफनाना। ये आंशिक समाधान, उनके हड्डियों को या मृतक को जला करके उनके राख को मतलब धरती के अंदर डाल देना। और एक और तीसरा होता है आंशिक कलश समाधान। अब देखो कि बहुत सारे आप पढ़े होंगे, इतिहास के छात्र हो, बहुत सारे जब बच्चे मरते थे ना,
न पाषाण काल में तो उसे कलश में दफना देता था, या बड़ा सा कलश बनाते थे, धरती के आंगन दफना देते थे, तो उसे कलश समाधान कहते हैं। तो समाधान की भी ये प्रथा हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह चित्रकारी भी बढ़ गई, बड़े पैमाने पर चित्रकारी का प्रमाण मिलने लगा, गुफाओं का प्रमाण मिलने लगा। तो इन सब के कारण जो है, जो नई नई प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आई, इसीलिए इसे नवपाषाण काल कहते हैं। हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल जो है आपको पाषाण काल से पूछा जाता है। एंशियंट यानी कि पेलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक से 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में फिक्स होता है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी में जाए, नेट में जाए, या कोई भी एग्जाम में जाए। तो इनको खास करके थोड़ा टफ है पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल की तुलना में। नव पाषाण काल थोड़ा ज्यादा टफ है, क्योंकि नव पाषाण काल में एक बड़े स्तर पर हमें बदलाव देखने को मिलता है। खास करके हम लोग मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे नवपाषाण में, बुर्जहोम के बारे में पढ़ेंगे, कुफगरल के बारे में पढ़ेंगे, कुलडेहवा के बारे में पढ़ेंगे, चौपानी मारो के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हड़बड़ाना नहीं है कि, और ये क्लास जो है मैं पहले ही बता दूं, ये क्लास कम से कम आपके 4 से 5 महीने की क्लास होगी। संपूर्ण इतिहास को पढ़ने में जो है 4 से 5 महीने लगेंगे अच्छे से पढ़ने में। एक 10 दिन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बैच को भी हमें खत्म करने में 5 महीने लगे। लेकिन इस तरह से अगर अच्छे से पढ़ लोगे, फिर आपको इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी। देखो क्या होता है, हम जल्दीबाजी नहीं करते हैं। हमारा एक कोशिश है कि हम आराम आराम से आपको समझा के पढ़ाएं। जब कोई भी चीज समझ के पढ़ते हो तो उसमें समय लगता है। हमें तो 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीना, करीब करीब कभी कभी 2 महीने भी पहुंच जाता है, सिर्फ एंशियंट में लगता है, क्योंकि एंशियंट का एरिया बहुत बड़ा है। मेढावल में भी 1 महीना कम से कम लगता है। मॉडर्न में तो 2 महीना लगेगा ही लगेगा कम से कम, क्योंकि मॉडर्न का एरिया बहुत व्यापक है, सबको कैचअप करने में लंबा वक्त लगता है। तो 5 मंथ कम से कम हम मान के चलते हैं। तो ये नहीं कि कोई बच्चे को सर 1 महीना में हिस्ट्री खत्म कर दो, 1.5 महीने में खत्म कर दो, तो भैया हिस्ट्री खत्म नहीं होता है। फिर वही होता है हवाबाजी, एक दिन में हम स्टोन एज पढ़ा दिए, दूसरे दिन हड़प्पा पढ़ा दिए, तीसरे दिन मुगल, खत्म। तो ये काम हम लोग नहीं करते, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको भी अच्छे से पढ़ने से ही फायदा होता है। अब थोड़ा हम नवपाषाण काल के बारे में आपको लिखाएंगे कि नवपाषाण काल क्या है। पहला पॉइंट लिखिए, इनका समय जो है 5500 बीसी से 3000 बीसी है। लिखिए यह धातु पूर्व चरण है। पहला पॉइंट लिखिएगा कि नवपाषाण जो है धातु पूर्व चरण है, पूर्व चरण है, लिखते जाइएगा। धातु पूर्व चरण मतलब इसके बाद जो है मेटल की शुरुआत हो जाती है, धातु पूर्व चरण है। लिख लिया। दूसरा, यहां से मृदभांड निर्माण की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट, मृदभांड मृदभांड निर्माण की शुरुआत, खास करके अच्छे अच्छे मृदभांड निर्माण की शुरुआत। मृदभांड निर्माण की क्या हुई? शुरुआत हुई। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, कोई बताओ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। कोई बताएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या होता है? आशीष? जी सर। सर पूर्णतः तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक आंशिक रूप से जो मेरे मस्तिष्क में आया है मैं वो बता देता हूँ कि मेरे इसमें ये आया है कि आत्मनिर्भर, एक तो वहां पर लोग पशुपालन करने लगे थे, दूसरा कृषि करने लगे थे, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और इसी के तहत वो आत्मनिर्भर हो गए थे क्योंकि वो स्वयं ही कर रहे थे उस चीज को। बिल्कुल, आत्मनिर्भर मतलब बहुत बढ़िया आशीष आपने बताया। आत्मनिर्भर मतलब सिंपल हुआ, हम किसी पे निर्भर नहीं है, हम शिकार पे निर्भर नहीं है, हम अपना खाने पीने के लिए अपना कर लेते हैं। पशुपालन कर लिया, बहुत बढ़िया कहा, कृषि कर लिया, तो हम खाने पीने की सारी चीजें तो उपलब्ध कर लिए। तो उसी को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। साथ ही साथ
कृषि पशुपालन आदि की शुरुआत हुई। एक साथ कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। कृषि व पशुपालन की शुरुआत हुई। कृषि व पशुपालन की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, कृषि व पशुपालन की शुरुआत हुई। सामुदायिक बस्ती का निर्माण हुआ। सामुदायिक बस्ती का निर्माण हुआ। सामुदायिक बस्ती का निर्माण हुआ। लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सामुदायिक बस्ती का निर्माण हो गया, समुदाय में बस्ती बनने लगे, सामुदायिक बस्ती का निर्माण हुआ। लिखिए कि इस दौर में भी मध्य पाषाण कालीन पत्थरों का ही यूज हो रहा था। इस दौर में भी अधिकतम इस दौर में भी अधिकतम मध्य पाषाण कालीन पत्थरों का उपयोग हो रहा था। लेकिन अब पत्थर अधिक चमकीले व पॉलिशदार हो गए। लेकिन पत्थर जो है अब चमकीले और पॉलिशदार हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं कि इस दौर में अधिकतम जो है मध्य पाषाण कालीन का ही प्रयोग हो रहा था। लेकिन पत्थरों में विशेषता क्या है? पत्थर वही है, लेकिन अब वो चमकीले हो गए, अब वो पॉलिशदार हो गए, अब वो पत्थर क्या हो गए? चमकने लगे। वो पत्थर पॉलिशदार हो गए। क्या हो गए? चमकने लगे। अब वो पत्थर पॉलिशदार हो गए। वो पत्थर देखने में क्या लगे? खूबसूरत हो गए। अब लिखिएगा कृषि की शुरुआत। लिखिएगा पॉइंट्स, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विश्व में कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत, विश्व में कृषि की शुरुआत जो हुई नव पाषाण काल से। विश्व में कृषि की जो शुरुआत हुई है वह नव पाषाण काल में। तो पहला कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में कहां से मिला एग्रीकल्चर का प्रमाण? तो पहला प्रमाण लिखिएगा, फर्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं, बिल्कुल आराम से समझिएगा। पहला प्रमाण जो है, ए नंबर दे देता हूं अलग करने के लिए 7वां से, नील नदी घाटी। नील नदी घाटी पहला प्रमाण कृषि का कहां से मिलेगा? नील नदी घाटी। और नील नदी घाटी कहां है? मिस्र में है, दक्षिण आदि अफ्रीका। कहां है नील नदी? कहां है? मिस्र, अफ्रीका में। अब कितने साल पुराना? 10,000 साल, 10,000 साल बीसी का। नील नदी घाटी में नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत कितने वर्ष पूर्व हुआ? 10,000 बीसी। और किसकी कृषि पहली बार हुई? तो गेहूं और जौ। नील नदी घाटी में कौन सी एग्रीकल्चर थी? तो गेहूं व जौ। याद रहेगा, ये दोनों जानते हैं, गेहूं भी पता है आपको और जौ भी पता है। गेहूं और जौ याद रहेगा। अब अब कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कहा। दूसरा याद रखिएगा, भारतीय बी दे देता हूं, भारतीय उपमहाद्वीप।
जब हम भारतीय उपमहाद्वीप पढ़ते हैं ना, कभी मैं बताऊंगा इतिहास में आगे, जब भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं तो इसमें इसमें जो है आज का भारत भी शामिल हो जाता है, आज का पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है, आज का बांग्लादेश भी शामिल हो जाता है। तो इन सबको मिला करके जो है भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। तो भारतीय महाद्वीप में कब मिला? तो भारतीय महाद्वीप में मेहरगढ़ है। भारतीय महाद्वीप में कहा? मेहरगढ़। मेहरगढ़। मेहरगढ़ याद कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। भैया रे मेहरगढ़ कहाँ है? तो याद रखना पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, क्वेटा क्षेत्र में। क्वेटा। क्वेटा क्षेत्र में। और भारतीय मेहरगढ़ कितने साल पुराना यहां से कृषि का प्रमाण मिला? तो लगभग 6000 बीसी। लगभग 6000 बीसी। 6000 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। मेहरगढ़ से जो प्रमाण मिला है ना एग्रीकल्चर का, वह 6000 बीसी। कौन कौन खेती होती थी? गेहूं, जौ, मसूर और मूंग। भारतीय उपमहाद्वीप में किसकी खेती होती थी? गेहूं, जौ, मसूर, लाल मलका जिसे कहते हैं, और मूंग। इन सब के प्रमाण भारतीय महाद्वीप में पहली बार एग्रीकल्चर का प्रमाण जो है मेहरगढ़ में मिला है। अब भारत में कहां से मिला है? आज के भारत में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आज के, तो भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान का है, लेकिन आज के भारत में कृषि का प्रमाण जो है आज के भारत में कहा? आज के भारत में। आज के भारत में भैया रे कहा? तो याद रखिएगा, आज के भारत में जो है आपको कुलडीहवा से मिला है। कुलडीहवा कहाँ है? इलाहाबाद के निकट। आज के भारत में कहा? कुलडीहवा। कुलडीह डीहबा। कुलडीहबा। कुलडीहवा कहाँ है? इलाहाबाद के निकट। कुलडीहवा कहाँ है भैया? इलाहाबाद। आज के भारत में कहा मिला? कुलडीहवा से। और कुलडीहवा कहाँ है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद के निकट है कुलडीहवा। और ये मध्य गंगा घाटी में है। और भी जो ये जो इलाहाबाद है कहां पर है? मध्य गंगा घाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मध्य गंगा घाटी में कुलडीहवा है। और इसका समय क्या है? लगभग 5500 बीसी। लगभग 5500 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। लगभग भैया 5500 बीसी, लगभग 5500 बीसी में कोल्डिहवा है मध्य भारत से। यह कोल्डिहवा से जो है धान के खेती, धान के भूसी, अलग से भी आपको कोल्डिहवा पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ बोले कि वर्ल्ड में कहां कहां से जो है एग्रीकल्चर का प्रमाण मिला, अलग से सारे साइट बताऊंगा। अभी फिलहाल जो है एग्रीकल्चर का प्रमाण कहां कहां से मिला है पहली बार वो दिखा रहा हूं। कोल्डिहवा से धान का प्रमाण मिला है। धान के खेती का। धान के खेती। अब देखो क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार धान का प्रमाण कहां से मिलता है, या धान के भूति भूसी, धान के खेती का प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कहां से मिलता है, तो क्या आंसर मारोगे? बताइए, क्या मारोगे? कोल्डिवा। कोल्डिहवा। यद्यपि यद्यपि मेहरगढ़ भी है भारतीय उपमहाद्वीप पे, लेकिन मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, मसूर, मूंग मिला है। लेकिन धान का प्रमाण जो है कोल्डिहवा से मिला है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। अब ये तो उत्तर भारत की बात हमने कहा। अब लिखिएगा दक्षिण भारत में पहली बार किस खेती का प्रमाण मिला है? दक्षिण भारत में। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कोई बताओ दक्षिण भारत में पहली बार किस खेती का प्रमाण मिला है? कोई भी बताओ, इतिहास पढ़े हो ना, कोई भी बताइएगा। दक्षिण भारत में पहली खेती का प्रमाण कहां से मिला है? पहली बार खेती का प्रमाण कोई भी बताइए।
रजनी बताओ। रागनी। पहली बार बताओ। द, ध, पहली बार दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में खेती का प्रमाण 2500 बीसी से 1500 ईसा पूर्व में मिला है। 2500 बीसी से 1500 बीसी। 2500 से 1500 बीसी। अब दक्षिण भारत में दो जगह बहुत फेमस है। एक है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी। एक है पहला ब्रह्मगिरी, लिख लेना, ये भी पूछता है। ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी है ब्रह्मगिरी। और दूसरा है नागार्जुन कोंडा। कोई बताओ नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश। ये दो जगह से पहली बार जो है एग्रीकल्चर का प्रमाण दक्षिण भारत में मिला है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। अब बताओ क्या चीज का प्रमाण मिला है? कोई भी दिमाग लगाइए। सर चावल ही हो सकता है, दक्षिण नहीं, भारत में लगता है ऐसा। रागी और कुर्थी और चना। चावल। नहीं, चावल नहीं, रागी अलग होता है। एक फसल होता है रागी कुर्थी। ठीक है, तो यहां से जो है रागी, कुल्थी और चना, ये सब का ना सत्तू बनता है। गांव में जाओगे ना तो रागी जो है ना, हम लोग होता है, हम लोग के खेत में, उत्तर भारत में भी होता है रागी और कुल्थी। कुल्थी जो है ना, इसमें सत्तू में डाला जाता है। और चना, इन रागी कुल्थी और चने, ज्यादा पूछेगा रागी और कुल्थी। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, रागी और कुल्थी का प्रमाण कहाँ से मिला है? दोनों जगह से मिला है, ब्रह्मगिरी और नागार्जुन। ये कॉमन विशेषता है। ब्रह्मगिरी और नागार्जुन कोंडा से जो है, ये दोनों का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्रह्मगिरी। न तो हम लोग अभी तक जो चर्चा की है उनको ध्यान में रखिएगा। एक तो हमने कहा कि एग्रीकल्चर जो नवपाषाण काल में पहली बार खेती का प्रमाण कहाँ मिला, तो नील नदी के घाटी में लगभग 10,000 साल पहले, जहां से जौ और गेहूं का प्रमाण मिला। दूसरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से मिला? मेहरगढ़ से, वहां भी गेहूं जौ मूंग मसूर मिला। तीसरा उत्तर भारत के मैदान, जो इलाहाबाद है, गंगा घाटी का क्षेत्र इलाहाबाद कहते हैं, क्योंकि आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम है इलाहाबाद प्रयाग। तो उसी संगम के आसपास जो है कुलडीहवा जगह वाला है, जो इलाहाबाद के नजदीक है। और यहां से पहली बार धान की खेती का प्रमाण मिला। और दक्षिण भारत में कहें तो दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दो जगह है, एक ब्रह्मगिरी है और दूसरा नागार्जुन कोंडा है। तो इन्हीं ब्रह्मगिरी और नागार्जुन कोंडा से जो है रागी और कुल्थी का प्रमाण मिला है। कुछ खोपड़िया में घुस रहा है? टफ तो नहीं लग रहा है हिस्ट्री? बताओ किस किस को टफ लग रहा है। हेमलता कहती थी सर मुझे बहुत हिस्ट्री टफ लगता है। आज बताओ किस किस को टफ लग रहा है? सर आप पढ़ाते तो इजी लगता है, बिल्कुल। लेकिन बुक या कुछ देखते हो ना तो टफ लगता है। बिल्कुल, देखो बुक इसलिए टफ लगता है ना बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो, और मैं कोशिश करता हूँ इतना आसान बना दो आपको लगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास, हिंदी के ज्यादा बच्चे मेरे पास है, वो भी पहली बार आते हैं तो बोलते आदि काल का है भैया, भक्ति काल का है। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, कहते एक पढ़े हो, हिंदी में पढ़े होगे, करत करत अभ्यास ते जरुमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कभी मैंने भी पहली बार पढ़ा होगा तो मुझे भी टफ लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं भी अच्छे टीचरों के संपर्क में रहा, अच्छे टीचरों से पढ़ा, सिस्टमेटिक पढ़ा, तो मुझे भी आ गया, आपको भी आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि जो है कि हमें नहीं आएगा, या हमें टेंशन हो गया बाप रे बाप क्या आया, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आसानी से समझते चलेंगे। और धीरे धीरे देखो क्या होता है ना, अगर आप किसी भी चीज को स्पीड बढ़ा दोगे ना, तो फिर समझने में दिक्कतें होती है। तो हमारी कोशिश होती है स्पीड में एक समान स्पीड रहे, और हर चीज को हम समझ समझ के पढ़ें। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आगे बहुत फायदा होगा। हम समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। थोड़ा और हम पढ़ेंगे। एक याद रखना, समाधान तरीका।
नवपाषाण काल में समाधान की तरीका क्या था? ये तो एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर क्या था इसको जाने। एक पॉइंट्स और आज पढ़ेंगे। नवपाषाण काल में समाधान तरीका। नवपाषाण काल में समाधान तरीका यानी कि जो लोग मृतक लोग मर जाते थे वो किस तरह के थे नवपाषाण काल का। स्थापना तर्क में पूछता है क्वेश्चन, तो हमें पता होनी चाहिए कि नवपाषाण काल में समाधान का तरीका क्या था, है ना। इसको हमें ध्यान में रखना है कि नवपाषाण काल में हमारा तरीका क्या था। इसमें पहला है पूर्ण समाधान। पहला तरीका है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान। अब पूर्ण समाधान मतलब क्या होता है? या तो पूर्णतः दफना देना। इसमें दो पार्ट होते हैं पूर्ण समाधान में। या तो पूर्णतः दफना देना। दफना देना। दफनाना समझते हो क्या होता है? जैसे मुस्लिम लोग इंडिया में करते हैं, उसे एक डब्बा में बंद करते हैं, उन्हें दफना देते हैं। और हिंदू लोग क्या करते हैं? उन्हें जला देते हैं। पूर्ण समाधान में क्या हुआ? दफना देना या जला देना, दोनों प्रवृत्ति थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दफनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में थी, दोनों प्रवृत्ति थी, दफनाना भी और जलाना भी। मृतक को जलाना और उसका दाह संस्कार करना। जैसे आज हम लोग दाह संस्कार करते हैं ना, जला काते हैं, 13 दिन बाद उसका दाह संस्कार करते हैं। दूसरी नवपाषाण काल में जो प्रवृत्ति थी, दूसरी प्रवृत्ति जो थी, आगे बढ़िएगा। दूसरा, एक तो पूर्ण समाधान बताया, दूसरा था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान। अब इनके भी दो प्रकार थे। आंशिक, मृतक को खुले आसमान के नीचे छोड़ देना। ठीक है, मृतक को खुले आसमान के नीचे छोड़ देना व पशु पक्षी के खाने के बाद दफना देना। मृतक को जो है खुले आसमान के नीचे छोड़ देना, और जब पशु पक्षी जो है खा जाए तो उनके हड्डियों को चूर चुन करके दफना देना। उसके हड्डियों को चुन करके क्या होता है? दफना देना। उसे हड्डियों को चुन करके दफना देना। अब दूसरा था इसी आंशिक समाधान में, दूसरा जैसे कि ऊपर दो बताया ना, दूसरा आंशिक समाधान में एक तो दफनाना, ठीक है, और दूसरा है मृतक को आंशिक रूप से जलाकर प्रवाहित कर देना। जैसे कि हमने दूसरा प्रकार आंशिक में है, तो आंशिक मतलब कम जलाया और उसे प्रवाहित कर दिया। ठीक है। और तीसरा होता था कलश समाधान। आंशिक कलश समाधान तीसरा भी प्रकार था नवपाषाण काल में, ये भी लिख लेना। आंशिक कलश समाधान। कलश समाधान मतलब था, आंशिक कलश समाधान का मतलब हुआ मृतक की हड्डियों को चुनकर उसे कलश में रखकर दफना देना, या मृतक के राख को चुनकर उसे मतलब घड़े या कलश में रखकर धरती के नीचे दबा देना। मतलब आंशिक समाधान मतलब एक तो हड्डी को
चुनकर व कलश में रखकर दफनाना। दूसरा, राख को चुनकर कलश में दफनाना। कलश में दफनाना। क्लियर समझ आया? ये 3 प्रकार के जो है समाधान की प्रक्रियाएं थी। कितने प्रकार की प्रक्रियाएं थी? 3 प्रकार के। जब हम कल मिलेंगे ना, तो और आपको समाधान तो हम सीख ही गए, आगे समाधान भी पढ़ेंगे साइट के माध्यम से। साथ ही आपको गुफा चित्रकारी में क्या परिवर्तन आया, या फिर अन्य चीजों में नवपाषाण काल में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या परिवर्तन आया, ये पढ़ेंगे। साथ ही जो नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है, उन सारे स्थलों को पढ़ेंगे, और उन स्थलों से क्या मिला है, वो स्थल किस लिए फेमस है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोग इतने रहेंगे। तो आज की क्लास सबको समझ आया? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। समझ आया आशीष और दिलीप मिश्रा? जी सर, आज की क्लास बेहतर थी। बिल्कुल धीरे धीरे ना, देखो क्या है, कंटिन्यू क्लास लोगे ना भाई, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाएगा और आपको मजा आएगा। मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी मजा आता है। और एक चीज जान लीजिए कि जब कोई भी चीज पढ़ने में मजा आने लगे ना, तब समझो कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर मजा नहीं आए तो समझो कि अभी हम ज्यादा सीख नहीं रहे हैं, टाइम लगेगा, है ना। दिलीप मिश्रा, आपको समझ आ रही है? दिलीप नाम से किसने ज्वाइन किया है ना। तो जो है इसको एक एक चीजों को बाकी समझ। सर, जैसे कि आप ये टॉपिक पाषाण काल का जो पढ़ा रहे हैं, हम्म, ये आरंभ से जब से मैं बीए कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक दुविधा का विषय बना रहा है, क्योंकि ये अमूर्त चिंतन के अंदर आ जाता है। क्या तो चीज? इसकी जो विषय ये पाषाण काल अमूर्त चिंतन के अंदर आ जाता है, इसकी कल्पना करना थोड़ा सा कठिन रहता है, परंतु जब आप करा रहे हैं इसको, हम्म, तो पहली बार थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस के थ्रू मैं कर रहा हूँ इस चीज को, तो थोड़ा आसान पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है ना कि खास करके इतिहास एक बार अच्छे से पढ़ना जरूरी है। यद्यपि हर सब्जेक्ट को अगर आप देखो, कोई भी बच्चे हो ना, आगे कोई भी एग्जाम दोगे, मैं तो इस लेवल पे आपको ले जाऊंगा कि आप आईएएस तक के पेपर में बैठेंगे ना, तो इतिहास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं खुद 2 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया हूँ, तो मुझे पता है कि आपको किस लेवल पे ले जाना है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपको लगेगा ही नहीं। मेरे क्लास में हिंदी वाले को भी नहीं लगता है कि हम किस शिखर पे पहुंच गए, इतिहास वाले को भी नहीं लगता है कि किस शिखर पे हम पहुंच गए। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सीख जाओगे। लेकिन एक सतत प्रयास है, एक दिन में नहीं होगा। मैंने कहा इसके लिए कम से कम 6 मंथ का एक टारगेट लेके बढ़िए। 6 महीने बाद जब आप निकलेंगे ना, मैं व्हाइट पेपर पर लिख के दूंगा, पूरे भारत में इतिहास में आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है। पूरे भारत में, हिंदी में मैं लिख के देता हूँ, पूरे भारत में हिंदी साहित्य में मेरे स्टूडेंट से कोई टक्कर लेके दिखाए, जो टक्कर ले लेगा उसको फ्री पढ़ाएंगे। आज तक एक भी बच्चा नहीं मिला है। इसी तरह से आपको जो मैं डेवलप करूंगा अगले 6 महीने में, 6 महीने बाद मैं पूरे भारत की बात करता हूं, मैं राज्य की नहीं बात करता हूं, पूरे भारत की। कि आपके इतना जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान से आपको कोई टक्कर नहीं ले सकता। आपके जो नॉलेज होंगे वो आईएएस लेवल के नॉलेज होंगे। जो आईएएस में बच्चे पढ़ के जो मेंस देते हैं, प्री देते हैं, आईएएस वाले बच्चे क्यों हर एग्जाम एक बार में पास कर जाते हैं? क्योंकि उसके पास इतना डेप्थ नॉलेज रहता है, इतना अंडरस्टैंडिंग रहता है, कि वो सोच लेते हैं कि यहाँ पर ये आंसर होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पे 5 मिनट के अंदर वो आंसर तक पहुंच जाता है। तो वो चीज पे टाइम लगता है। अब ये कहोगे कि सर एक ही दिन में सब खत्म कर दो, नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए हमें, और आप भी लीजिए, है ना। और कुछ पूछेंगे कोई भी बच्चे? श्रेया, समझ आया आज की क्लास? यस सर। वेरी गुड। कुछ अच्छा लग रहा है? यस सर। वेरी गुड। हेमलता, समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। वेरी गुड। रजनी को तो आ ही रहा है। एक दिलीप भाई ने ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग कल मिलते हैं, तो कल जो है पूरा न्यूलिथिक काल कल पूरा हो जाएगा।
और फिर हम लोग फिर से एक बार जो आपको पूरा रिवीजन करवाएंगे, पाषाण काल क्या है आप ही से पूछेंगे, फिर मतलब पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, सारे आप ही